भाइयों बहनों, नए फाइनेंशियल ईयर में हम लाए हैं आपके लिए नए सब्सक्रिप्शन प्लान्स। इसमें नेशनल प्लान्स हैं, इंटरनेशनल प्लान्स हैं। देखिए, हम यूट्यूब का ज्वाइन बटन उपयोग में नहीं लाते हैं, इसलिए हमने ये सब्सक्रिप्शन प्लान्स बनाए हैं जिनसे हम एक कॉर्पस फंड बना रहे हैं जो हमारे राष्ट्रीय और हिंदू हितों में काम लिया जाएगा। और इसमें नेशनल प्लान्स आरंभ होते हैं $100 से और इंटरनेशनल प्लान्स आरंभ होते हैं $5 से। इनके सबके डिटेल्स विस्तार से आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाइए और क्लिक कीजिए। साथ ही हमारे इस अप्रतिम अभूतपूर्व कंटेंट के लिए आप हमें सहायता तो करते ही हैं। ऊपर जो आपको दाहिने हाथ में टॉप पर जो QR दिख रहा है उसको स्कैन करके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहिए, जिससे हम ये अभिनव कंटेंट आपके लिए लाते रहें। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज बहुत बड़ी खलबली मच गई है दिल्ली में और इंडी अलायंस में, और उसकी क्या राजनीति होगी आगे, क्या उसके इम्प्लीकेशन होंगे राष्ट्रीय राजनीति पर, राष्ट्रीय परिदृश्य पर, उसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं आज हर्ष कुमार जी। स्वागत है आपका हर्ष जी। नमस्कार साहब, केजरीवाल को तो जोर का झटका धीरे से दे दिया हाईकोर्ट ने। देखिए, मुझे लग रहा है कि संजय जी इसमें आम आदमी पार्टी को भी पता था कि ये होने जा रहा है, क्योंकि दिन में लगभग फैसला तो आया 4 बजे के आसपास, 3:30 पौने 4 के आसपास। लेकिन इस बारे में मैं देख रहा था कि दोपहर में 1 डेढ़ बजे के आसपास सौरभ भारद्वाज बात कर रहे थे एएनआई वालों के साथ, तो वो इनकी बाइट ले रहे थे। तो सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमें हाई कोर्ट से वैसे कुछ ज्यादा उम्मीद है नहीं। तो मैं लीगल पहलू पे तो ज्यादा नहीं बताऊंगा, लीगल पहलू पे तो आप ही बता सकते हैं इसके बारे में कि क्यों जमानत नहीं मिली, क्या है, क्योंकि आपने इसको लगातार स्टडी भी कर रखा है। लेकिन आम आदमी पार्टी में मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादातर लोगों को ये लग रहा था कि केजरीवाल को जमानत नहीं मिलेगी, तो ये एक्सपेक्टेड था। और बीजेपी वालों को भी पता था कि जमानत नहीं मिलेगी। मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपना वीडियो मैसेज जो है इसके ऊपर कि बेल रिज नामंजूर हो गई है, वो रिकॉर्ड करके रखा हुआ था। जैसे ही उधर से कोर्ट का फैसला आया उसने एकदम से वो ट्विटर पर डाल दिया। वैसे बताऊं आपको, एक तो बेल एप्लीकेशन नहीं थी। सबसे पहले तो ये क्लैरिफाई कर दूं मैं, ये बेल एप्लीकेशन नहीं थी। ये इन्होंने एक रिट डाली थी, क्रिमिनल रिट डाली थी, और उसमें चैलेंज किया था कि साहब की ये जो गिरफ्तारी गलत है। सेक्शन 19 है PMLA का, उसके अंतर्गत जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत है, और जो रिमांड दी है वो गलत है। ये उनका चैलेंज था। अब ये करते ही तो साहब फिर तो मामला फिर पूरा इस तरह की बात कर दी इन्होंने कि फिर तो उनको मेरिट पे डिस्कशन करना जरूरी हो गया। अब देखिए, बेल एप्लीकेशन में क्या होता है, बेल एप्लीकेशन में वो मेरिट पे डिस्कशन नहीं करते कभी भी, और वो कहते हैं कि भाई मेरिट पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि इस तरह की बात है, इसमें चार्जशीट दाखिल हो गई है या ऐसा हो गया है या ट्रायल डिले हो गया है, ये सब ग्राउंड लेके वो बेल वेल दे देते हैं। यहाँ तो आपने रिट पे सब अरेस्ट के ग्राउंड ही चैलेंज कर दिए, तो उनको फिर मेरिट पे डिसीजन देना पड़ गया। और मेरिट पे जो डिसीजन दिया वो इतना खतरनाक है, उसमें उन्होंने ये कह दिया कि आपकी गोवा की चेन जो है एस्टैब्लिश्ड है और सारे रिकॉर्ड जो है वो सारा मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है और उसमें कोई इनकन्सिस्टेंसी नहीं है। और आप पार्टी के कन्वीनर हैं, ये भी तो कहा उसमें, ये भी आप कह ही दिया की कि जिम्मेदारी। आप पार्टी के कन्वीनर हैं, आप उसमें जो षड्यंत्र में शामिल हैं। ये सब बातें आ गई उसके अंदर। अब क्या होगा, आप तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है, इस्तीफा देगा कि नहीं देगा? इस्तीफा तो देगा नहीं, क्योंकि जो यहाँ चर्चा है दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लोगों से जो बात होती है वो, देखिए ये तो इस पे तो अड़ गए हैं कि साहब हम इस्तीफा नहीं देंगे, आपको जो करना है कर लो। इस्तीफा देना होता तो पहले दे देता, अब तो नहीं देंगे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इस्तीफे के तो चांस मुझे लग नहीं रहे। अब तो इसमें LG वगैरह करें। अभी देखिए, मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था कहीं, उसमें तो ये था कि दिल्ली गवर्नमेंट के और जो इनका LG वाला जो टसल चलता रहता है, लगभग 15 मामले जो हैं कोर्ट में चल रहे हैं, अलग अलग तरह के। तो मुझे लगता है कि इसमें LG अगर अपना संज्ञान लें कि साहब
काम नहीं हो पा रहा है, काम डिस्टर्ब हो रहा है, उस तरह का कुछ वो लाएं तो फिर तो चीजें, संभावनाएं राष्ट्रपति शासन वगैरह की तरफ बढ़ती हुई नजर आती हैं। जैसे आम आदमी पार्टी ने तो ये तय किया हुआ है कि ठीक है, आपको राष्ट्रपति शासन लगाना है लगा दो, लेकिन वो तो विक्टिम कार्ड प्ले करने के मूड में है। मुझे नहीं लगता कि इस्तीफा देंगे। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। हम्म। इस्तीफा तो देने के क्या है कि ये जो है ना, वो पुरानी कहावत है ना कि नंग बड़े परमेश्वर छोटे। तो ये आम आदमी पार्टी वाले तो उसी कैटेगरी के लोग हैं। लेकिन समस्याएं तो गहरा गई हैं। उधर संजय सिंह को बेल मिल गई है। संजय सिंह को बेल मिलने पे यहाँ लोगों को आश्चर्य हुआ है। आपको याद होगा कि जब संजय सिंह अंदर गए थे, उस समय हम सब लोगों ने, आप लोगों ने भी, सबने वीडियो बनाए थे कि संजय सिंह के खिलाफ तो क्लियर कट केस बन रहा है, उसे तो जमानत मिलेगी नहीं। वो सबसे बाद में गया और सबसे पहले बाहर आ गया। आम आदमी पार्टी वाले भी चौंक गए कि यार ये कहानी हुई क्या। अब मुझे तो इसमें ये लग रहा है कि सुनीता केजरीवाल वाला कनेक्शन हो सकता है। देखिए, जिस दिन से संजय सिंह बाहर आया है, सुनीता केजरीवाल का वो ईडी वाला जो मैसेज अंदर से लाके पढ़ती थी, वो भी बंद हो गया। मुझे तो लगता है कहीं इसका भी सुनीता कनेक्ट, केजरीवाल हाशिए पे चली गई उसके बाद से। हाशिए पे नहीं, खत्म ही हो गई। हाशिए पे तो फिर भी चीजें दिखती हैं, बिल्कुल शून्य कर दिया उसे, माइनस कर दिया एकदम। हालांकि मैं बताऊं संजय जी, ये संजय सिंह जो है अरविंद केजरीवाल का बहुत बड़ा पक्का वफादार है। आपने देखी होंगी वो वीडियो के जाके सुनीता केजरीवाल के पैर वैर छुए, वो सबसे पहले वही। अरे सर, राजनीति में कौन किसका वफादार होता है। नहीं, जब राजनीति में सीएम वफा की कुर्सी जब सीएम की कुर्सी मिल रही हो तो सारी वफादारी छूट जाती है। सीएम की कुर्सी अभी संजय सिंह के लिए से तो दूर है। संजय सिंह के लिए अभी संभव नहीं है ये सब चीजें। वो भविष्य के लिए अपना कुछ देख लें कि साहब अरविंद के, बहुत बड़ी संभावना है कि पार्टी के कन्वीनर के रूप में लोग देखने लगे उनको अगले, ये भी तो संभव है। मैं आपको एक संभावना बोलता हूँ। मान लीजिए कल को इसको ओथ दिला दें एलजी एज चीफ मिनिस्टर, सारे पीछे खड़े हो जाएंगे। ऐसा हुआ है पहले, आपको याद है रमेश जगदम्बिका पाल भंडारी, वाला किस्सा। हाँ रमेश भंडारी, में समझ गया था कि रमेश भंडारी वाली बात करने वाले हैं। बिल्कुल। लेकिन मैंने जो ट्रेंड देखा है ना, मोदी का, अमित शाह का, बीजेपी का, ये इस तरह के काम करते नहीं है। मैं आपको मतलब जो मुझे लगता है, राष्ट्रपति शासन से तो ये बचते ही हैं। और जैसे सरकार में अगर तोड़फोड़ हो जाए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कई सरकारों में तोड़फोड़ हुई है, लेकिन दिल्ली में जो है बीजेपी तोड़फोड़ करने की पोजीशन में भी नहीं है। बहुत भारी अंतर है, बनती सरकार नहीं, बनाने नहीं, की तो इनकी संभावना ही नहीं कहीं। तो आम आदमी पार्टी में अब संजय सिंह की एक्सेप्टेंट कितनी बनेगी, क्या उनका वो होगा, मुझे लगता नहीं कि ये फॉर्मूला आम आदमी पार्टी में। देखिए, आम आदमी पार्टी में इस समय जो विधायक हैं वो सुनीता केजरीवाल को अपना सब कुछ मानते हैं मैक्सिमम, और इवन अरविंद केजरीवाल का बेटा भी अगर कुछ कह देता है तो उसको भी वो वैल्यू देते हैं। हकीकत बात तो ये है, पीछे की बात। संजय सिंह को एज सच उतनी स्वीकार्यता नहीं है जितनी अरविंद केजरीवाल और उनकी फैमिली की है। मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ, लेट अस कंसिडर दैट सिनेरियो। और ऐसा होता है, आप इस केस में यदि प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाता है तो वो कोर्ट्स में अपहोल्ड हो जाएगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल स्पष्ट सी बात है कि यदि चीफ मिनिस्टर नहीं है तो सरकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल उसके जो फंक्शनिंग है वो हैम्पर हो गई। तो इस ग्राउंड पे प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया। प्रेसिडेंट्स रूल लगा के और विधानसभा को भंग नहीं किया, विधानसभा को निलंबित कर दिया। हाँ तो है, तब तक के लिए 6 महीने तो वैसे ही कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल वो जो है वो सिनेरियो बता रहा हूँ। उसको निलंबित कर दिया तब तक के लिए जब तक कि कोई ऑल्टरनेटिव फॉर्मेशन बनने की संभावना नहीं बनती। हाँ, ऐसे में जब पता चला सत्ता चली गई और लोगों को ये लग रहा है अब क्या करें, तो वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे किसी के पीछे कि भैया सरकार तो बना लो दोबारा। हाँ, उस सिनेरियो अरविंद में एक चीज केजरीवाल और तो बात नहीं होगी। निकलते। उस सिनेरियो में एक चीज और भी बात होगी कि राष्ट्रपति शासन लगेगा तो कम से कम 6 महीने चलेगा।
वो फिर तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव ही आ जाएंगे, फिर तो पार्टियां बदलना और वो सब छोड़ना, टिकट ले लेना वहां से जाके, वो भी आसान हो जाएगा। फिर तो सरकार बनाने की पोजीशन में आ जाएगी बीजेपी वैसे ही, उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव ही आ जाएंगे। और 6 महीने के बाद आप मानिए, अब अप्रैल मई जून अगर लगाएं तो नवंबर दिसंबर तक चल सकता है राष्ट्रपति शासन आराम से, और दिसंबर में आप चुनाव वो भंग करा दीजिए और करवा लीजिए जनवरी फरवरी में चुनाव। बड़ी आसानी से हो सकता है ये काम। है तो ये जो है ये पूरी अब संभावना बनती जा रही है कि थोड़े हाँ, दिनों हो तक आप सकता जो है। है वो देखिए और कहिए कि हाँ भाई इसको ऐसे कीजिए, इसको वैसे दरअसल कीजिए। क्या है संजय जी, और ये प्लानिंग आम आदमी पार्टी वालों ने भी बनाई थी। मैं आपको बताता हूँ कि क्या था। इन्होंने प्लानिंग ये बनाई थी कि सुनीता केजरीवाल 6 महीने तक तो बनी सकती है बिना विधायक बने, उसे आवश्यकता नहीं है बनने की, उसे भी बनाया जा सकता है। अगर कहीं अब देखिए, अगर ये तो संभव नहीं था कि अभी किसी सीट को खाली करा लें और सुनीता केजरीवाल को वहां से विधायक चुनवा लें, वो तो चुनाव आयोग पे है, वो ना कराए, वो कह दे कि भाई 1 साल से कम का समय रह रहा है विधानसभा चुनाव में, हम तो नहीं कराते उपचुनाव। तो ऐसी स्थिति में एक प्लान बी ये भी बना था इनका कि सुनीता केजरीवाल को शपथ दिलवाई जाए और उसके बाद जो है 6 महीने सरकार चलाई जाए और नवंबर दिसंबर में विधानसभा भंग करने की संस्तुति कर दी जाए, और फिर उसके बाद मिड टर्म पोल करा लिया जाए, थोड़ा सा पहले हो जाएगा 1-2 महीना। तो प्लानिंग ये तो बनी थी, लेकिन इसमें संजय सिंह की जो जमानत है वो अनएक्सपेक्टेड बीच में हो गई, वहां सारा मामला गड़बड़ हो गया इन लोगों का कि यार ये तो फॉर्मूला अब चल नहीं पाएगा। इसके बाद बड़ी संभावनाएं बन नहीं रही। तो मुझे लग रहा है कि अभी संभावना सबसे ज्यादा वही है कि राष्ट्रपति शासन ही हो। और दूसरा, उसमें यह भी बताया जाता है कि जब कुछ आम आदमी पार्टी वालों ने एलजी से संपर्क किया कि हम सुनीता केजरीवाल को शपथ दिलवाना चाहते हैं या क्या ऐसे पॉसिबल है, संभावनाएं तलाशी, तो बताते हैं कि एलजी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, ऐसे नहीं होने दूंगा। उसका भी एक कारण है कि इनके जो रूल्स बने हुए हैं उस रूल्स में ये प्रावधान है, मंत्री के लिए जो रूल्स बने हुए हैं ना, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स जो है दिल्ली सरकार के, उसमें ये प्रावधान है कि मंत्री का एमएलए होना आवश्यक है। तो अब तो फिर कैसे बनेगी सुनीता जी? नहीं, तो उसमें ये भी तो हो सकता है ना कि ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स जो है वो संविधान के लेकिन अंतर्गत बनते अरविंद हैं, केजरीवाल संविधान के में पास प्रावधान है। अरविंद केजरीवाल के पास कोई डिपार्टमेंट नहीं था, वो भी तो चल रही थी कहानी। नहीं, वो डिपार्टमेंट हो या ना हो, लेकिन वो मुख्यमंत्री थे ना। मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो भी हो सकता है, रहे हैं। और मुख्यमंत्री विदाउट पोर्टफोलियो के तो मेरे पास 2 उदाहरण हैं, आपको बताऊं मैं आपको। 1998 में, बल्कि 1994-98 में जो दिग्विजय सिंह जो था, जो बना था, मुख्यमंत्री था मध्य प्रदेश का, तो दोनों बार उसने एक भी पोर्टफोलियो नहीं लिया। और 1998 में उनकी नकल करते हुए हमारे अशोक गहलोत जी जो थे, वो दिग्विजय सिंह को अपना गुरु मानते थे, उन्होंने भी अपने पास कोई पोर्टफोलियो नहीं रखा था। अच्छा, राजस्थान में। राजस्थान। तो यहाँ तक कि जो कंपल्सरी होते हैं पोर्टफोलियो, यानी पर्सनल के और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के, उसको भी उन्होंने स्टेट मिनिस्टर्स को इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया था। और खाली उसमें जो है वो पॉलिसी का इशू करके बिजनेस रूल्स में थोड़ा सा चेंज करके ये हो गया था कि जो पॉलिसी की और इम्पोर्टेंट जो फाइल्स हैं वो सीएम तक जाएंगी। तो उसमें सीएम तक फाइलें तो सब लगभग हर डिपार्टमेंट की जाती थी, लेकिन पोर्टफोलियो उनके पास नहीं था। बिल्कुल वही स्थिति से केजरीवाल ने बना रखी थी। सही बात है। और अगर इस मामले में ये जो गोवा के चुनाव का चंदा वाला मामला है ना, ये वाला मामला नहीं आया तो शराब वाले घोटाले में तो ये बच जाता केजरीवाल साहब, क्योंकि पार्टी आज के तो कोर्ट ने होल्ड कन्वीनर कर के दिया रूप में सर। पैसा लिया। कोर्ट ने कह दिया अपने जजमेंट में हाँ, आज कह दिया कि आप षड्यंत्रकारी हैं, आप आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के रूप में और अपनी पर्सनल कैपेसिटी में इस षड्यंत्र में शामिल हैं। गोवा इलेक्शन की चेन एस्टैब्लिश्ड है। अब इसके बाद क्या बचता है? हाँ, सही बात है। अब इसके बाद क्या अच्छा, बचता है? अब थोड़ा सा आप तो बड़े लीगल मामलों में रहते हैं, अब आपने जो है लॉ भी किया हुआ है, सब पढ़े लिखे हैं इस मामले में। अब मुझे ये बताइए कि केजरीवाल कितने दिन तक अंदर गए? कम से कम साल भर। बताइए। साल भर।
यानी कि अभी साल भर से पहले विधानसभा चुनाव केजरीवाल के बिना ही होगा दिल्ली का। देना ही होगा हमें। और इसके लिए इसकी यह मूर्खता ही सबसे अधिक, ये 2 मूर्खताएं जो हैं इसकी, ये भी तो आया ना आज कि इन्होंने एक ये एलिगेशन लगाया था कि भाई हमको इलेक्शन के से पहले गिरफ्तार किया गया। तो कोर्ट ने उनसे ये पूछा कि आपके पास समय था, आपने स्वयं ने डिले किया, आपको पता नहीं था कि इलेक्शन का है? हाँ, अक्टूबर से बुला रहे हैं, पिछले साल से, नवंबर से। आपको इतने महीनों से बुला रहे हैं, क्यों नहीं गए आप? क्यों नॉन कोऑपरेट किया? और नॉन कोऑपरेशन पे वो जो अमानतुल्लाह वाला जो जजमेंट था वो साइड कर दिया, हो गई खत्म बात। सही बात। ये इनके साथ में सबसे बड़ी समस्या ये नॉन कोऑपरेशन वाली ही आने वाली है, हाँ, इनकी बिल्कुल सही बेल बात में, और इनकी सबकी जो भी चीजें होगी उसमें सब में वही आएगा, हाँ, वही अड़चन वही आएगी, वही चोर की दाढ़ी में वही तिनका, अड़चन भाई जब तुम आएगी क्यों नहीं आ सबके रहे हो। लिए। सही बात है। और देखे ना उस दिन कैलाश गहलोत गया था, वो 3-4 घंटे में आ गया। ये भी चले जाते, शायद ऐसे आ जाते अपनी बात कह के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कविता भी गई थी भाई, कविता के साथ क्या हुआ था, वो शुरू में तो चली गई, हाँ, दो और 2 बार गई है पहले। 2 बार गई है पहले, और बाद में उसने ये नाटक शुरू कर दिया, तब उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, बल्कि वो उन्होंने केजरीवाल रास्ता के चक्कर में आसान मर कर गई दिया इनके लिए। वो केजरीवाल के चक्कर में ही मरी है ना वो भी। ये अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, इन सब लोगों ने जो है प्लानिंग कर ली थी कि जाना नहीं है, जाना नहीं है। अब इसका थोड़ा विश्लेषण करें कि राष्ट्रीय राजनीति पर, पंजाब की राजनीति पर इसका क्या असर होगा। हमारा भगवंत मान तो फ्री हो गया पूरी तरह से। भगवंत मान तो फ्री है संजय जी। भगवंत मान तो कल तो वहां था कुरुक्षेत्र में, सुशील गुप्ता के लिए प्रचार कर रहा था वहां पे। भगवंत मान तो वो जो पहले दिन जब हुआ था केजरीवाल के अरेस्ट के बाद, इनका एक कार्यक्रम अगले दिन इन्होंने करा था, धरना प्रदर्शन। भगवंत मान उसके बाद दिल्ली नहीं आया है। वो तो कह रहा है कि मैं तो अपने पंजाब के चुनाव में बिजी मैंने हूँ। कल आया था ना, वो संजय सिंह को बधाई देने, संजय सिंह ने उसको उठा लिया था, आज आ रहा था वो। कल आया, कल धरने में नहीं आया संजय, भगवंत मान नहीं आया। जंतर मंतर वाले धरने में नहीं आया, भगवंत मान नहीं आया। कल तो वो वहां था, कुरुक्षेत्र में प्रचार करा रहा हाँ, था, यहाँ नहीं लेकिन आया वो वो। मिलने आया है, आज फोटो चल रहा था संजय सिंह का और उसका, कोई पुराना फोटो आज होगा वीडियो संजय चल रहा सिंह का, मुझे लगा, तो मुझे मेरी जानकारी में मिला नहीं है। वो अलग अलग से कहीं मिला हो, घर वर पे जाके तो कह नहीं सकता, कार्यक्रम में तो कल था नहीं वो। हो सकता है कल देर शाम वगैरह कहीं मिल लिया हो आके कुरुक्षेत्र हाँ, से, या इधर से आज आया लौटते हो, हुए। आज सवेरे की भी हाँ, बात या है, आज कभी भी। आज मिल लिया हो सकता है। ये पॉसिबल है कि हो सकता है कि मिल लिया हो, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि भगवंत मान और संजय सिंह मिल जाए आपस में? इनका पुराना वास्ता रहा है, ध्यान करिए। बहुत आपने तो बहुत सारी संभावनाएं जो है वो तलाश के रखी हुई है कि उनके जवाब के लिए भी मैं तैयार नहीं हूं, मुझे सोचना पड़ेगा। कि संजय सिंह और ये भगवंत मान मिलेंगे तो क्या कहानी होगी। लेकिन आप मुझे बताइए, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, राघव चड्ढा क्यों नहीं आ रहा है साहब, उसकी क्या कहानी है? राघव चड्ढा दिल्ली जल बोर्ड का अपना वो हिसाब किताब कर रहा है। हमने तो ये सुना है कि वो बीजेपी से कांटेक्ट कर रहा है, परिणीति चोपड़ा और प्रियंका चोपड़ा, इन सब के थ्रू। अब वो तो है, वो बीजेपी में आ जाए तो वो वॉशिंग मशीन वाला चल जाएगा, वो तो आपको पता है वो। वॉशिंग मशीन में इधर से गन्ना डालो, उधर से सोना निकालो। है कि वो वॉशिंग पाउडर निरमा है गुजरात का, तो वो सब कुछ साफ कर देता है। अच्छा, वो आपने वो एड देखा नहीं, वो वॉशिंग मशीन वाला जो बनाया इन्होंने, अखबारों में छपा 3 दिन पहले, कांग्रेस वालों ने, वॉशिंग मशीन में से निकल रहे हैं सब। दिल्ली में कुछ अखबारों ने से छापने से मना कर दिया था, 2-3 दिन लगे इन्हें वो एड छपवाने में कांग्रेस वालों को। देखिए, हमारे जो आम आदमी पार्टी की जो पूरी की पूरी स्टाइल है, बिना मीडिया की प्राणवायु के ये पार्टी 2 महीने नहीं चल सकती। बिल्कुल। और मीडिया को प्राणवायु एक ही व्यक्ति इस समय दे सकता है, उसका नाम है भगवंत मान। और भगवंत मान का कांटेक्ट आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद एक ही व्यक्ति है, उसका नाम है संजय सिंह। क्या करना चाहिए इन्हें मिलके? नहीं, इन्हें मिलके क्या करना चाहिए? आम आदमी पार्टी को टेक ओवर कर लेना चाहिए। हाँ,
और संजय भगवंत मान को कह देना चाहिए कि मेरा सपोर्ट है, तुम कन्वीनर बन जाओ, वो तो बहुत आसान हो जाएगा काम। जिसे हमारे अब साथ आना है आओ। इसका जरा राष्ट्रीय राजनीति पर विश्लेषण करें, हमारे इंडी अलायंस पर इसका क्या असर पड़ेगा? इंडिया अलायंस पे क्या असर पड़ना है? देखिए, इंडिया अलायंस में तो अभी कांग्रेस ने अभी अपने 3 कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं किए हैं दिल्ली के। देखिए, इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो इंडिया अलायंस एक दिल्ली में ही तो है, और तो कहीं है नहीं ले देकर। यही इनकी हरियाणा सेटिंग हुई में, है दोनों की। हरियाणा में हाँ, हरियाणा में है, ऐसे तो गोवा में भी है, लेकिन जो लार्जर उस पर कहते हैं बड़े स्केल पे जो हुआ वो तो दिल्ली में ही हुआ। अभी दिल्ली में चांदनी चौक से तो जेपी अग्रवाल का नाम चल रहा था, नॉर्थ वेस्ट से जो है उसका चल रहा था मनोज क्या नाम, संदीप दीक्षित का, और उससे उसका उदित राज का जो एससी वाली सीट है, रिजर्व सीट है, उसका नाम चल रहा था। लेकिन अभी तक तीनों में से किसी को मंजूरी नहीं हुई। अभी बीच में खबर चला दी कि साहब उसके मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार को लड़ाएंगे। ये खबर बड़े जोर शोर से यहाँ चली। जेपी अग्रवाल के बारे में कहा जा रहा है कि यार पुराने हो गए, इनका भी हम टिकट काटेंगे। तो इंडिया अलायंस में तो अलायंस कराने से होता क्या है? कैंडिडेट है ही नहीं आपके पास। अरविंदर सिंह लवली मना कर रहा है, उसे कह रहे हैं कि भाई तुम लड़ लो। अरविंदर सिंह लवली कह रहा है कि भाई मैं तो नहीं लड़ता, उसे साफ दिख रहा है कि हारेगा। और मुझे अब की बार दिल्ली में ये लग रहा है कि संजय जी, बीजेपी का जो वोटिंग, बीजेपी को जो वोट शेयर है, मुझे लग रहा है कि बार 60% क्रॉस न कर जाए। मैं एक चीज और देख रहा हूँ इसमें, आज मेरी बात हो रही थी, आज आज मैंने गौरव वल्लभ का इंटरव्यू किया था। अच्छा। तो एक बात बताई उन्होंने कि भाई CWC में कोई 100 लोग हैं और उनमें से 2-3 के अलावा कोई चुनाव नहीं लड़ रहा। हाँ, सही कहा, बिल्कुल सही बात है। कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता, हाँ, एक व्यक्ति वो चुनाव नहीं लड़ना चाहता। मैं तो इस जो बात है को वो याद कर चाहते रहा हैं हूँ कि कि मुझे लड़ कौन, राज्यसभा मिल जाए। मैं तो संजय जी ये याद कर रहा हूँ कि आखिरकार लड़ कौन कौन रहा है सीडब्ल्यूसी में से। एक तो राहुल गांधी है शायद, और कौन लड़ रहा है? शशि थरूर तो है नहीं सीडब्ल्यूसी में, या शशि थरूर भी है? शशि थरूर शायद CWC में तो है। अच्छा, तो बस यही 2-3 लोग हैं, सब केरल वाले ही, और तो केरल सब वाले लड़ भरपूर रहे है। हैं। हाँ, केरल वाले ही लड़ रहे हैं शायद, बस और कोई नहीं रहे मैदान में। केरल वालों के अलावा और कोई लड़ना नहीं चाहता। बिल्कुल सही बात है। ऐसी पार्टी बना रखी है जिसमें से कोई आगे आके चुनाव नहीं लड़ना चाहता, और जो लड़ना वही, चाहता है बेचारा कन्हैया कुमार, उसको लालू नहीं लड़ने देता। हाँ, उसे लड़ने नहीं पप्पू दे रहा है, यादव लड़ना पप्पू चाहता है, यादव को उसको नहीं लालू लड़ने नहीं। दे रहा। बिल्कुल सही बात। यादव ने आज महाराष्ट्र की भी सीटें फाइनल हो गई हैं, देखा आपने? हाँ, वो हो गई है, वो संजय राउत वो कर रहा था, अनाउंसमेंट में देख रहा था। 17 शायद कांग्रेस को दी हैं, 10 एनसीपी को दी हैं, और 23 शायद अपने पास रखी है। 21 अपने पास रखी, 21 खुद के पास रखी है। हम्म। तो उसमें से संजय निरुपम तो निकल ही गया ऑलरेडी, और ये जो 21, 17, 10 जो हुई हैं, ये भी, इसमें भी समस्या है काफी आपस में। हाँ, कैंडिडेट को लेकर भी है, लोग ये भी चाहते हैं कि इसमें कि फला जगह से कैंडिडेट तुम उसे मत देना, फला से तुम उसको मत देना, ये भी एक थोड़ी सी है। संजय निरुपम का वैसे आधार खत्म है, जीरो हो चुका है संजय निरुपम। वहां पब्लिक में कोई संजय निरुपम की कोई ऐसी खास रेपुटेशन अब रही नहीं है। ये थोड़ा सा दागदार और विवादित टाइप का आदमी हो गया संजय सिंह को, वो संजय निरुपम को कोई भाव नहीं देता वहां पे। पिटा हुआ मोहरा है, बस मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये भी कहीं वॉशिंग मशीन में ना आ जाए। संजय निरुपम का ये है कि देखिए, जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स, खासतौर से जो बॉम्बे की पॉलिटिक्स है, उसमें जो कांग्रेस थी, जब तक शिवसेना बीजेपी के साथ में थी, तो चूंकि शिवसेना जो थी वो उत्तर भारतीयों को सताती थी, तो उत्तर भारतीय जो थे वो कांग्रेस के पास जाते थे। ये बिल्कुल जैसी स्थिति पंजाब में है, उसी तरह हाँ, की सही पंजाब बात है। की स्थिति में, जैसे पंजाब में लोग बीजेपी के साथ नहीं जाते थे क्योंकि उनके साथ में अकाली थे, वो अकाली थे। कांग्रेस के साथ में जाते थे, हिंदू कांग्रेस को वोट करता था। अब ये छोटी सी बात जो है, ये कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आई, और जब बीजेपी और शिवसेना में ब्रेकअप हुआ
तो उस समय कांग्रेस नॉर्थ इंडियंस को नहीं बचा पाई, और जो पार्टी नंबर 2 पे रहती थी हमेशा और 100 के आसपास वो बीएमसी में सीटें जीता करती थी, तो वो नंबर 3 पे चली गई और मुश्किल से 30 सीटें जीती उन्होंने। हाँ, उन्होंने मुश्किल से 30 सीटें जीती, करीब 240 सीटें हैं वहाँ पे। तो ये स्थिति आ गई उनकी, तो पूरा जो नॉर्थ इंडियन कुनबा था वो शिफ्ट हो गया बीजेपी को। इसीलिए बीजेपी ने एमएनएस से अपनी वो नहीं की, हाँ, सही बात है वो। एमएनएस को नहीं लिया, क्योंकि एमएनएस जो है वो नॉर्थ इंडियन के खिलाफ जाती। एमएनएस को भी ये समस्या थी कि यार जिनको हम गालियां देते रहने, जिनसे मारपीट करते रहते हैं, उनसे वोट कैसे मांगेंगे। और बीजेपी को ये थी कि भाई एमएनएस से नॉर्थ इंडियंस जो है वो बहुत चिढ़ते हैं। इस समय 46% वोटर जो है नॉर्थ इंडियन है बीएमसी सही। एरिया में, हाँ, बिल्कुल होगा। 46%। तो ये 46% जो कांग्रेस का जो भी था इसमें, वो पहले कृपाशंकर सिंह उसके ठेकेदार थे। बाद में संजय निरुपम के आने के कारण कृपाशंकर सिंह निकल के बीजेपी में चले गए। वो जो मंत्री अब रहे। संजय निरुपम जो है वो नॉर्थ इंडियंस के जो थोड़े बहुत वोट कांग्रेस के पास हैं, वो संजय निरुपम के माध्यम से हैं। संजय निरुपम निकल गए तो इनको एक नॉर्थ इंडियन वोट नहीं मिलेगा। वैसे बीजेपी को संजय जी जितने भी एलाइज थे इनके, जो 3 इन्होंने रिश्ते अपने तोड़े हैं, शिवसेना, एआईएडीएमके और ये जो तीसरा इनके साथ तोड़ा है ये अकाली वाले, तीनों में फायदा होने जा रहा है। तमिलनाडु में तो मुझे लग रहा है कि बहुत बढ़िया फायदा होगा। तमिलनाडु में मुझे लग रहा है कि बहुत अप्रत्याशित फायदा होगा। वहां पे भी लोग ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जयललिता का। तमिलनाडु की बात बताता हूँ आपको। तमिलनाडु की जो मेरा रीडिंग है तमिलनाडु की, तमिलनाडु में एक करीब आप ये समझ लीजिए कि द्रविडियन पार्टीज सारी मिला मिलू के आपस में लगभग 70% वोट शेयर कर लेती थी, 30% वोट इधर उधर जाता था। ये 30% जो है ये नॉन द्रविडियन वोट था, बल्कि अगर उनके पास ऑप्शन हो तो लगभग 40 से 50% वोट ऐसा है जो द्रविडियन पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं रखता है, लेकिन उनके पास कभी कोई ऑप्शन नहीं रहा। उनको अन्ना डीएमके और एडीएमके इन्हीं दो अलायंस में चूज करना पड़ता था। एडीएमके वाले बीजेपी के साथ में गेम खेलते थे। बीजेपी के पास 4-5% वोट होता था, 4-5% वोट अलायंस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो एडीएमके इनसे अलायंस करके वो 4-5% वोट तो खुद को ले लिया करती थी, खुद का वोट इनको ट्रांसफर नहीं करती। ये बदमाशी होती थी। तो इस बार पहली बार इन्होंने एडीएमके को डंप करके, आप ये देख लीजिएगा, निश्चित रूप से बोल रहा हूँ या आप नोट कर लें कि एडीएमके का वोट शेयर इस बार बीजेपी से कम जाएगा। हाँ, बीजेपी में नंबर 2 पे ना आ जाए, 100% नंबर 2 पे आएगी। 20% से ऊपर वोट शेयर जाएगा उसका। असल में बीजेपी वालों ने एक काम वहां पे ये भी बढ़िया किया कि उन्होंने जो है ये जो छोटे छोटे दल मिलाए हैं ना अपने साथ, ये पीएम के वगैरह, तो बहुत सारे छोटे छोटे दल हैं, जो इनमें से कई के कैंडिडेट्स को तो अपने सिंबल पे उतार दिया। 4 या 5 हैं ऐसे, मैं देख रहा था, अपने सिंबल पे उतार दिया। और उसके अलावा 23 शायद सीटें दी हैं इन्हें, छोटे छोटे दलों को बीजेपी ने, कि आप लड़ो। तो उन्होंने भी एक 23 सीटें खुद के पास रखी हैं, 23 खुद के पास रखी हैं, 10 दी हैं पीएमके को। नहीं, जो टोटल 23 सीटों पे हैं जो एलाइज लड़ रहे हैं इनके बीजेपी के। मेरे ख्याल में तो इतने 20 से प्लस हैं, क्योंकि कुछ तो इन्होंने अच्छा देखिए 10 सीटें पीएमके को दी हैं इन्होंने, और 2 सीटें इन्होंने दी हैं इनको क्या बोलते हैं एएमएमके, जो ये आपके टीटीवी दिनकरन और शशिकला वाली जो पार्टी है उसको 2 सीटें दी है। 1 सीट दी है ओपीएस को, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट लड़ रहा है, वो पन्नीर सेल्वम। तो ये हो गई 23 और 13 ये हो गई। फिर एक और छोटी सी पार्टी है, एक उसको दी है, इसे एक एक करके और दिए। और कोई डीएमडीके को ये लाना चाहते थे, डीएमडीके इनके साथ आई नहीं, वो अन्ना डीएमके के साथ चली गई। तो ये इनकी वहाँ पे फॉर्मेशन है। और
ये ज़रूर है जो ऐसा आपने कहा कि ये जो 23 हैं इनमें से कई जो है दूसरी पार्टियों के लोगों को अपने टिकट पे लड़ा रहे हैं। हाँ, अपने सिंबल पे दिया है। जी, ये है वहाँ पे। और जिस प्रकार से अभी महाराष्ट्र में जो इस समय स्थिति चल रही है, उसमें ये भी लग रहा है कि भई महाराष्ट्र में भी कहीं क्लीन स्वीप नहीं हो जाए। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। बिहार में तो पूरे पूरे क्लीन स्वीप के ही अभी तक संकेत आ रहे हैं। और उधर संजय जी झारखंड में भी क्लीन स्वीप है अब की बार 14-14, वहां पर भी ओके। क्लीन स्वीप है। और कर्नाटक में क्लीन स्वीप है। कर्नाटक में 2 ही तो सीट बचती थी, एक तो इसके डीके शिव कुमार का भाई है वो डीके सुरेश, एक तो वो सीट थी, और एक वो सीट थी उसकी जो ये एक सीट इन्होंने जीती थी जेडीएस वालों ने अपनी, अब जेडीएस तो इनके साथ ही है, और वो जो सुमलता वाली सीट थी वो जेडीएस को दे दी इन्होंने, वो इनके साथ आई गई है सुमलता ऑलरेडी। तो वहां तो मुझे लग रहा है कि जो बीजेपी की अपनी 25 है वो तो यही, बाकी 3 भी इनके पास ही आ रही है, वहां भी कोई नहीं है। वहां पे वो थी एक उसकी शिबू सोरेन वाली जो सीट थी, वहां से उसे दे दिया सीता सोरेन को इन्होंने, वो भी सीट सेटल कर ली। तो एक एक दो सीट का जो डिफरेंस था वहां भी खत्म हो रहा है झारखंड में, वहां पर भी 14 की 14 सीटें आ रही हैं, बिहार में भी सारी की सारी सीटें आ रही हैं। ये समीकरण है। आप तो ये बताइए पश्चिमी हमारे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? समाजवादी पार्टी जो है वो उनके जो डेली चेंजेस हो रहे हैं उसका क्या हो रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चेंजेस, वैसे समाजवादी पार्टी ने एक जिसे लेकर बहुत ज्यादा हंगामा मचा, मेरठ वाला, वो 3 बार टिकट चेंज हुआ। है? पहले वहां भानु प्रताप थे वकील साहब, उनको दे दिया था, वो गाजियाबाद में रहते थे, वैसे तो बुलंदशहर के रहने वाले हैं। तो उनका वो ईवीएम को लेके काफी उन्होंने सवाल वगैरह उठाए थे, एक बार आपके ध्यान हो, काफी उन्होंने कैंपेन चलाया था। लेकिन बीच में उनके साथ ये आ गया कि वो सनातन वाला मामला आ गया, उस पर कुछ वो बोल गए थे, तो लोगों ने कहा कि यार मेरठ में ये निगेटिव पड़ जाएगा, इसी को मुद्दा बना लेंगे भाजपा वाले। फिर जो है वो अतुल प्रधान है वहां सरधने का विधायक, जिसने संगीत सोम को हराया था, वो ठीक ठाक मांग रहा था। हालांकि उसकी जो सरधना सीट है वो तो पड़ती है मुजफ्फरनगर लोकसभा में, और जो वो रहता है उसका घर है मवाने में, वो पड़ता है उसका बिजनौर लोकसभा सीट में। और दूसरा, अतुल प्रधान की इमेज थोड़ी दबंग टाइप की थी, वो जैसे शहर में जैसे रहता है, वो शहर में उसका शास्त्री नगर में घर है, तो वो जहाँ पे कुछ लोकल में एक बार हॉस्पिटल वगैरह में एक बवाल हो गया था, किसी की डेथ हो गई थी, तो उसने वहां धरना प्रदर्शन कर दिया था, तो व्यापारी डरते हैं उससे, तो उसका टिकट फिर आखिर में काट दिया। और इसमें सबसे बड़ा जो हुआ मेरठ में, बसपा ने वहां मुस्लिम नहीं दिया। अखिलेश को ये लग रहा था कि बसपा यहां मुस्लिम देगी, बसपा ने वहां देवव्रत त्यागी को दे दिया। बसपा ने अब की बार फार्मूला ये अपनाया है यूपी में कि जहां पे मुस्लिम जीतता हुआ नजर आ रहा है, या मुस्लिम था पिछली बार, वहां तो मुस्लिम को टिकट दे दो, और जहां पर पिछली बार बीजेपी जीती थी, वहां पे बीजेपी की वोट काटने वाला कोई कैंडिडेट दे दो। जैसे मुजफ्फरनगर में प्रजापति को दे दिया, वहां पे देवव्रत त्यागी को दे दिया मेरठ में, तो उनकी पॉलिसी रही। तो देवव्रत त्यागी को जब टिकट हो गया बसपा से, तब अखिलेश के सामने जो है ये योगेश वर्मा 2 बार विधायक रहा बसपा से, इसकी वाइफ मेयर रही वहां की, एससी है ये, तो इसने फिर तब जुगाड़ बिड़ाया ऊपर जाकर, उन्हें कहा कि जी अब तो हमारी जेब में है, मुसलमान सपा के आपके साथ आने ही है, और सारे जाटव जो है मेरे साथ आने हैं। तब ये चुनाव दिलचस्प हो गया। अरुण गोविल अब मतलब अब ठीक ठाक अरुण गोविल को फाइट वहां करनी पड़ेगी, अब वहां दिलचस्प हो गया चुनाव, वरना पहले तो वन साइडेड लग रहा था। ये तो है। और ये राजपूतों वाला क्या मामला चल रहा है? राजपूतों वाला चल ही रहा है, वो तो एक तो वहां से चल रहा है, वो पुरुषोत्तम रूपाला वाला जो बयान आया था, मेन तो वहां से शुरुआत हुई थी इसकी। अब फिर बाद में जो इधर वेस्ट यूपी के जो ठाकुर लोग हैं, इसमें क्या हुआ कि ये संगीत सोम वगैरह जो कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे संगीत सोम पिछली बार चुनाव हार गया था, वो लगातार लोकसभा का टिकट मांगता रहता है, तो उसने और कुछ और 2-4 साथी हैं उसके, इन लोगों ने ये चलाया कि साहब यहाँ पे भी इनका बायकॉट किया जाए। और हालांकि वो तो बीजेपी में है, लेकिन बताया जाता है कि बैकग्राउंड में ये कहानी चल रही है। अभी 31 मार्च को जो है वहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मेरठ में मोदी जी आए, कार्यक्रम हुआ था जब चरण सिंह को भारत रत्न देने वाला, पहली बार जयंत ने जहां पे स्टेज शेयर किया था इनके साथ, तो वहां पे बताया जाता है कि वो संगीत सोम को बुला के जो है अच्छी तरह से योगी ने डांट पिलाई है कि भाई ऐसा मत करो। अब आप बताइए कि ये जो राजपूत समाज की जो पंचायतें हो रही हैं, उसमें एक ने कहा कि साहब जनरल वीके सिंह का टिकट काट दिया। अब बताइए जनरल वीके सिंह ठाकुर है या वो एक फौजी है?
किस नाते उसे टिकट मिला हुआ था? बताओ। इस तरह के लॉजिक दे रहे हैं लोग बाग। तो ये चुनाव के समय आपको तो पता है, एक्सपीरियंस है, ये सब चीजें होती हैं। जातियों को वो करना, वो उनके नाम पे बहिष्कार का ऐलान करना, समर्थन देने की एक फिर होड़ मचती है कि फला समाज ने फला को समर्थन दे दिया, फला ने फला को समर्थन दे दिया। तो मुझे लगता है कि चुनाव के समय होता ही है। और मेरे चैनल पे एक वो गाजियाबाद के रहने वाले हैं ठाकुर साहब, उन्होंने आज सुबह एक कमेंट किया, वो मैंने अपने चैनल पे दिखाया भी था। उन्होंने कहा कि जी मैं यहाँ राजपूत सभा का एक बड़ा नेता हूँ और मैं एक्टिव रहता हूँ यहाँ गाजियाबाद में, लेकिन साहब सभाओं में कुछ भी कह रहे हो, लेकिन 100% राजपूत बीजेपी को वोट देगा यहाँ। कोई रीजन नहीं है उसके सामने। अभी योगी जी की रैली होने वाली है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। अरे कोई सहारनपुर में कोई बड़ी महापंचायत, हाँ, वो बता तो रहा हूँ, वही बता रहा हूँ मैं। नानोता में हुई थी वो, सहारनपुर में है वो, 3-4 दिन पहले पंचायत हुई थी। उसे बड़ा मीडिया में बड़ी कवरेज भी हुई। वहां पे कुछ घंटे के लिए इंटरनेट भी वहां पे बंद किया गया, 144 लगाई गई थी। वो दरअसल उसमें क्या होता है ना कि प्रशासन को इसकी भी तो आशंका रहती है ना कि भीड़ इकट्ठी हो जाती है, मोब क्या कर दे कब, ये भी तो चीजें होती है ना, तो वो सब कंट्रोल करना पड़ता है। बाकी उसका कुछ लगता नहीं कोई उसका असर है। वो जो लोग एक्टिव रहते हैं इन संगठनों में, उनके घर परिवार वाले नहीं मानते उनकी। एक ये भी बात आ रही है कि साहब की संगीत सोम और वो दूसरे आपके राणा, क्या नाम है उनका? सुरेश राणा। सुरेश राणा, ये कह रहे हैं कि साहब ये जो संजीव बालियान है, इसने उनको चुनाव हरवाया, तो हम उसको हरवाएंगे। वो चलती है, वो बात उसी समय से चल रही है जब से दोनों चुनाव आ रहे हैं इनके। तो लेकिन आप देखिए कि इनके समीकरण ही बड़े खराब थे। अब जब आप बताइए ना, संगीत सोम को जो अपने इलाके में ठाकुरों के गांव है, जब वो वहीं से हार गया जिनमें उसका प्रभाव था, तो उसमें संजीव बालियान ने क्या कर दिया? आप ठाकुरों के गांव में ही हार रहे हो, तो संजीव बालियान के ऊपर तो ठीकरा फोड़ना इनका वो नहीं है। और दोनों ही टिकटार्थी थे। ये मुजफ्फरनगर से चाहता था और वो सुरेश राणा कैराना या सहारनपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, तो टिकट नहीं मिला। और दोनों अब नेपथ्य में है बिल्कुल। कहाँ तो गन्ना मंत्री थे सुरेश राणा, कहाँ हार के कोई पूछ भी नहीं रहा। उन्हें उम्मीद थी कि एमएलसी बना दिए जाएंगे, एमएलसी भी नहीं बने। योगी जी के बड़े विश्वसनीय माने जाते थे, लेकिन योगी जी इन चीजों में बिलीव ही नहीं करते। जो हार गया सो हार गया, खत्म किस्सा। जब उससे कुछ फायदा ही नहीं हो रहा, और ऐसा है नहीं कि ये अपनी बिरादरी के कोई मास लीडर है। जब आप अपने क्षेत्र में ही अपनी ही बिरादरी के वोट नहीं ले पा रहे हो, तो फिर आपको क्या माने पार्टी? आपको मास लीडर तो है नहीं कि आपके साथ भीड़ है। फिर बंगाल में ममता दीदी जो है वो बहुत ज़्यादा उछाल पछाड़ कर रही है इस समय। क्या बहुत परेशानी में है या कि बहुत कॉन्फिडेंट है? ममता जी तो कुछ भी नहीं कर रही। सागरिका घोष आई थी कल नहीं दिल्ली में। ममता दीदी वो कर रही ना एनआईए वाले मैं बता रहा मामले में। हूँ, अरे वही तो बता रहा हूँ मैं। उसमें ममता जी तो वहां बैठी हुई है पश्चिम बंगाल में। तो उन्होंने जो है महुआ को कह दिया कि तुम दिल्ली में रहती हो, कुछ करो। तो महुआ का जो इंट्रोडक्शन हुआ था उसमें पॉलिटिक्स में, वो तो हुआ वहां पे जो 31 मार्च वाली रामलीला मैदान की सभा हुई, उसमें ममता बनर्जी की चिट्ठी पढ़ के सुनाई सागरिका घोष ने। और कल वो पहुंच गई वहां चुनाव आयोग में एनआईए वाले मसले को लेकर कि साहब एनआईए के जो चीफ है उन्हें हटाओ वहां से, वो एसपी हैं जो वहां के, कि उन्हें हटवाओ। और ये उन्होंने कहा कि ठीक है आप मेमोरेंडम दे दो। ये 10 लोग गए थे, डेरेक ओब्रायन वगैरह सारे लोग गए थे, कि आप मेमोरेंडम दो और चले जाओ। अब उसके बाद ये कहने लगे कि साहब हम तो यहीं धरना देंगे। उन्होंने कहा कि क्यों धरना दोगे? आप मेमोरेंडम देने के लिए आए हो, जाओ यहाँ से। तो वो बाहर ही जो उसके वो रेलिंग लगी हुई है जहां वो इलेक्शन कमीशन के सामने, ये वहां बैठ गए। उन्होंने कहा भाई यहाँ तो हम बैठने नहीं देंगे। दिल्ली पुलिस बुला ली, उठा के ले गए इन्हें। तो सागरिका घोष को जो है 5-7-10 घंटे जो है वो हवालात में भी रहना पड़ा। उसे उठा के ले गए, बस में बैठा के। लेडी कांस्टेबल आई और पता लग गया उन्हें कि कैसे उठाया जाता है यहाँ पे। वरना अभी तक तो जो है वो डिजाइनर कपड़े पहन के और चैनल पे बैठने का ही उन्हें अब तक तो आदत थी। अभी पता लगेगा कि जिसे कहते हैं ना कि बिटर टेस्ट, अब पता लगेगा। राजदीप तो फुल कैंपेनिंग कर रहा है। वो कह रहा है कि साहब देखिए ये जो मैनिफेस्टो जिसको ये मुस्लिम लीग वाला कह रहे हैं, उसमें तो मुस्लिम लीग वाला कुछ भी नहीं है, इसमें तो केवल माइनॉरिटी शब्द है। हाँ, वो तो कर ही रहा है। लेकिन राजदीप सरदेसाई जो है अपनी पत्नी के मामले में सवालों पे गिर रहा है, ना तो ट्वीट करता है। आपको बताऊं कि ये नेता नगरी प्रोग्राम आता ना लल्लन टॉप वालों का, हाँ, उसमें हर हफ्ते राजदीप सरदेसाई आता था। जिस हाँ, हफ्ते से सागरिका घोष टीएमसी की एमपी बनी है,
उस शो में आना हाँ। बंद कर दिया उसने, क्योंकि वो सौरभ द्विवेदी है, वो बोल देता है कि भाई टीएमसी से तो आपकी बड़ी करीबियां हैं, कुछ बताइए हमें, अंदर की बात बताइए। तो उसमें बड़ी एम्बेरसमेंट की वो पोजीशन में आ जाते हैं वो राजदीप सरदेसाई। तो बताते हैं उन्होंने उसमें उस कार्यक्रम में आने से मना कर दिया है। वो कह रहे हैं कि मैं तो चुनाव कैंपेन कवर कर रहा हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं है, उसमें आने से मना कर दिया। शर्मिंदा है। और राजदीप सरदेसाई की पत्रकारिता क्या है आप संजय जी? और राजदीप राजदीप सरदेसाई की सरदेसाई पत्रकारिता यदि ये है, शर्मिंदा हो गए, उससे बड़ा तो बेशर्म आदमी नहीं, वो शर्मिंदा कैसे हो सकता है? हाँ, नहीं वो शर्मिंदा वहां पे करता ना सौरभ, उसे अपने चैनल पे बुला के, उससे बचना चाह रहा है ना वो पब्लिक के सामने, क्योंकि वहां कई बार बेइज्जती हो चुकी है उसकी। एक बार उसने वहां उनके प्रोग्राम में बोल दिया था कि इस देश में जो मिडिल क्लास है वो सबसे ज्यादा कम्युनल है, सांप्रदायिक है। आपने तो देखी होगी, वो बड़ी ट्वीट उसकी चली थी, बड़े उसके क्लिप्स शेयर किए गए थे। और राजदीप सरदेसाई ऐसा क्या पत्रकारिता करता है? देखिए बड़ा नाम है पत्रकारिता में, सब लोग नेता लोग जानते हैं वो क्या काम करता है। कभी जाके किसी के यहाँ बैठ के टेबल पे सांबर खाने लगता है, कहीं पे उपमा खाने लगता है, कहीं पे उत्पम खाने लगता है। वो विनोद दुआ वाला काम चैनलों पे चुनाव के दौर में करता है, जो विनोद दुआ चाट पकौड़ी खाया करते थे। इससे ज्यादा क्या पत्रकारिता है उसकी? कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा एनालिसिस नहीं आता। राजदीप सरदेसाई का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, अभी 1 लाख उसके सब्सक्राइबर मुश्किल से पार हुए हैं। तो आप समझ सकते अच्छा। हो कि उसे लोग कितना सुन, हाँ आप देखिए, आप खुलवाइए सामने, 1,22,000 25,000 इतने हैं कुल, बहुत धीमी गति अरे से बढ़ रहा है। हाँ, बताइए, हमारा रवीश कुमार तो धड़ाधड़ बढ़ गया। रवीश कुमार के तो 2 दिन में 2 मिलियन थे। उसके तो शुरू में तो उसके 1-1 मिलियन एक दिन में बढ़े रवीश कुमार के। बताइए, कह रहा है इस डेमोक्रेसी डेड। इसका मामला तो बड़ा है। कह रहा है इस डेमोक्रेसी डेड। कमाल है। डेमोक्रेसी इन लोगों के लिए तो डेड ही है। हाँ वो तो है, वो तो है, वो तो वही वाली बात है जो इस समय जो है वो कल डॉक्टर जयशंकर ने कही ना, कि डॉक्टर जयशंकर कहे कि साहब पश्चिम जो है, जब उनकी मनचाही सरकार नहीं आती तब वो जो है वो उधर से उठा के वो खुड़पेच करना शुरू कर देते हैं। हाँ सही बात है, कल सीधे वो तो सीधे है कहा ही। डॉक्टर जयशंकर। हाँ, उन्होंने तो वही सोरस वाली बात को पकड़ा ना उन्होंने, जो सोरस वाला, जॉर्ज सोरस वाला मामला है, वहीं से उठाई उन्हें वो बात, वो कि वो हर जगह चाहते हैं कि अपनी उनकी मर्जी की सरकारें बने। कहने को डेमोक्रेट है, आगे हाँ। ये पूरे ढोंगी हैं पूरी तरह से। जी। ये तो है। और पश्चिम को तो पूरी तरह से, एक तरह से अब तो आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। तो हमारे राजनाथ सिंह जी ने तो कह दिया, हम घुस के मारेंगे, बोलो क्या कर लोगे। हाँ वो तो कह ही रहे हैं। देखिए अब ये लोग भी इतने बड़े बेवकूफ है साहब संजय जी, कि ये जैसा चाहते नेतृत्व हैं होता है लोगों को वैसे ही बनना पड़ता है। अब बताइए, आप भी देखिए। राहुल गांधी ये बयान दे रहा है कि शूर जो अग्निवीर हैं अपने, हाँ, अग्निवीर से चाइना वालों से लड़ने की क्षमता नहीं है, उन्हें इतनी ट्रेनिंग नहीं मिल रही है कि वो चाइना के सोल्जर्स को फेस कर पाए। बताओ, अपनी अपने अपने जवानों के बारे में इस तरह की बात कह रहा है। इसके पता नहीं क्या चीन से इतनी कनेक्शन है ऐसा। मूर्खता की बात है। मैं तो लगातार आर्मी ऑफिसर्स के टच में रहता हूँ, और हर हफ्ते कोई न कोई आर्मी ऑफिसर हाँ आता है। आते रहते कुछ हैं जी। जब सारे वेरी हाईली प्लेस्ड ऑफिसर्स, जनरल वगैरह सब आते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि साहब की सीओज ये कह रहे हैं कि साहब हम इनमें से किसको तो छोड़ें, हमारे लिए ये समस्या हो गई है। ये लोग जो हैं ये दे आर सो गुड, ये इतने अच्छे हैं कि हम तो ये तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि भाई हम इनमें से इन्हें कौन क्यों से, छोड़ें। इनमें से किनको जो है हम छोड़ सकते हैं, कौन से हाँ 25% रखें और कौन से 75। अब हाँ। ये चला गया है प्रपोजल कि भैया इसको 50-50 करो। इतना अच्छा ट्रेंड स्टफ जो है वो नहीं मिलेगा हमको। बिल्कुल सही है। ये आर्मी ऑफिसर्स तो ये कह रहे हैं। हालांकि इनकी थ्योरी इसमें जो कहीं हो है रही है। वो इन्हें जो है, मुझे लगता है कि सुब्रमण्यम स्वामी आजकल कुछ टिप्स देना लगा राहुल गांधी एंड पार्टी को। पर्ची वर्ची भिजवा रहा है शायद सुब्रमण्यम चला स्वामी। दिया ना उन्होंने ईवीएम के लिए फिर से। हाँ सुब्रमण्यम स्वामी फिर से पहुंच गए हैं और सबके मिलके के हाँ। साथ ये जो है वो सारी पर्ची काउंट करो। और तो और एक बड़ा अच्छा सजेशन आया कि साहब की वो पर्ची जो है हाथ में दी जाए, वो हाथ में लेके उसको चेक करे, उसके बाद वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। इस तरीके से तो पोलिंग हो भी नहीं पाएगा कहीं, अगर ऐसे करने लगे तो।
सारा दिन इसी में निकल जाएगा। मैं आपको एक लास्ट में एक किस्सा सुनाता हूँ जी। जो मेरा स्वयं का अनुभव था बिहार में चुनाव का। अच्छा। तो बिहार में मैं चुनाव में गया, 1999 जनरल इलेक्शंस थे लोकसभा वाले, और वहाँ मेरा हेडक्वार्टर छपरा में था, और अच्छा। महाराजगंज कॉन्स्टिट्यूंसी प्रभुनाथ सिंह लड़ रहा था उस समय, बड़ा अच्छा। डॉन। और 67 रिपोल हमने ऑर्डर किए थे। कितने? 67। 67। वो 67 मतलब 6 असेंबली सेगमेंट्स थे, तो आप ये लगा लीजिए एवरेज 11 पर सेगमेंट। और किस तरह से होती थी वहाँ पे? बहुत सिंपल। जहाँ भी होता था वहाँ पास में या तो तालाब होता था या कुछ और होता था। तो वहाँ सिस्टम ये है कि यदि प्रत्याशी अपने आप को कहीं पर सोचता था कि साहब कि यहाँ पे मैं कमज़ोर हूँ, वो बैलेट तो में वो वो ये ट्राई मार करता था देता। कि साहब कि इसको, तो इन 67 में से जो बैलेट पेपर छापने वाले जो कि साहब बैलेट पेपर ले लिए और छाप के डाल दिए, ऐसी कंप्लेंट तो 8-10 ही थी जिनकी वजह से रिपोर्ट हुआ। बाकी कोई 8-10 ऐसी थी जिसमें कि बंदा आया या 2-3 उसमें वो बंदे डाल आए, दिया अंदर। उन्होंने वो उठाया बैलेट बॉक्स और जाके बगल में पोखर में डाल दिया। अच्छा। वहाँ पोखर हर जगह मिलते हैं। हाँ, गाँव और देहात में सब जगह होते हैं। 8-10 कंप्लेंट ऐसी थी कि साहब बैलेट पेपर फाड़ दिए। और सबसे ज़्यादा कंप्लेंट ये थी कि साहब जेब में स्याही लेके आया और बैलेट उसमें बॉक्स में डाल स्याही दी। डाल दी। हाँ, मैं ये कहने वाला था कि वो कीचड़ भी डाल देते थे अंदर। वो भर के लाए किसी उसमें शीशी वीसी में जेब में और उसमें डाल दी। उस समय इतनी चेकिंग भी नहीं होती थी, अब तो बूथ में जाने में बड़ी चेकिंग होती है। वो सारे तो बैलेट पेपर खराब हो जाते थे। ये ये चाहते हैं कि उसके हाथ में आप दे दो अगर उसका डाला हुआ वोट, तो उसका वो क्या करेगा, आप सोचो जरा। बिल्कुल बिल्कुल फिर तो मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। कभी भी आप ईवीएम के वोट और वीवीपीएटी टैली नहीं कर पाओगे। जी। अभी मेरे बैचमेट हैं, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर थे 5.5 साल तक, डॉक्टर आलोक शुक्ला, उनके साथ में ईवीएम के बारे में एक प्रोग्राम किया था। अच्छा। भाई ईवीएम में क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या होता है, क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम्स है। तो उन्होंने ये रिवील किया कि आज तक मॉक जो टेस्ट होता है ना, मॉक पोल होता है जो, हाँ एक्चुअल पोलिंग के पहले मॉक पोल होता है। हाँ, वो मशीन चला के देख के और डाल के वो देखते हैं उसमें। हाँ, तो कह रहे मॉक पोल में आज तक अभी तक जब से चालू हुआ है, 2014 के बाद से चालू हुई है वीवीपीएटी, आज तक इसमें 0% फेलियर है। मिसमैच नहीं हुआ कहीं। यानी मिसमैच जो है वो 0% है। हाँ बिल्कुल। और जहां भी टैली की गई है उसमें भी 0% है। इसमें क्या करेंगे? तो आज तो तारीख दे दी उन्होंने वीवीपीएटी पे, 13 तारीख और दे दी, 16 तारीख दे दी शायद, 19 से तो पोलिंग है। तो क्या करना चाहते हैं? बेकार की बात है, सब तमाशा करते हैं। तो इसलिए साहब ये जो पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है आज के केजरीवाल जी के राजनीतिक देहावसान से, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं उनकी आपने राजनीति, हाफिज सईद के लिए भी आपने वो पढ़ा था, फातिया पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं वो वो दुआ होती साहब, वो आपका फलीभूत हुआ कि नहीं? वो दुआ होती। आपने तो जहन्नुम नशी करने की जो अपील की थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने देखा था आपका वो वीडियो। तो चलिए आज उनकी राजनीतिक आत्मा को की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए, और ये कि वो रामायण और भगवत गीता पढ़ के कुछ थोड़ा कुछ बहुत जो है वो कुछ किताबें मंगवा लें, साल भर अपना रहना है अंदर। अपना उत्थान और करें। मैं उनको लिस्ट भी दे सकता हूँ कि कौन सी अच्छी किताबें वो पढ़ सकते हैं जिनसे उनके चरित्र का निर्माण हो। नहीं तो वो
गांधी जी की हिंद स्वराज पढ़ लें। मैं तो उसको हमेशा अपने पास रखता हूँ। देखिए ये रही। हाँ, ये पढ़नी ये चाहिए। ये उनको पढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण किताब मैंने आज तक नहीं पढ़ी है। तो इसको वो पढ़ पढ़ के और थोड़ा सा अपना वो हिसाब किताब ठीक करें, शांति रखें। अभी तो गर्मी है, मच्छर वच्छर आएंगे, कोई बात नहीं, मैनेज कर लीजिए। इसी के साथ आज की इस चर्चा को विराम देते। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।